489 समथिंग था, अभी अमृतसर में पोस्टेड है। मॉडर्न इंडिया क्या होता है और मॉडर्न इंडिया को मॉडर्न इंडिया ही क्यों कहते हैं, थोड़ा सोचो और बताओ। इसके पहले एक हिंट दे देता हूं, इन दोनों का विचार जरूर कीजिए। और मॉडर्न इंडिया कब से शुरू हुआ, कोई टाइम पीरियड, कोई एज, कोई डेट। इसके बाद से कंसिडर किया बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ। अब डेट्स में आ जाएंगे भाई साहब, बादाम खाना शुरू कर देना, ठीक है। ये तो प्लासी को बक्सर में ले जाओगे, बक्सर को प्लासी। 1707 से ऐसा कहा जाता है कि मॉडर्न इंडिया शुरू हुआ। और 1707 में क्या हुआ था, बादशाह सलामत, जो नहीं रहे सलामत, औरंगजेब का इंतकाल हो, ठीक है। औरंगजेब जिसने हिंदुस्तान पर कितने साल बाद जी किया, पॉइंट लगा 49.5 ईयर्स अप्रोक्स। और इसके पहले इनके दादाजान ने 49 सम ईयर्स रूल किया था, और ये अपने दादाजान से थोड़ा सा आगे थे। महीनों का फर्क था औरंगजेब और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, तो औरंगजेब की डेथ के होते ही घंटे घड़ियाल बजने लग गए, अब मॉडर्न इंडिया शुरू, ऐसा कुछ है। क्यों मॉडर्न इंडिया कहते हैं, क्यों इसे लेटर मिडिवल इंडिया नहीं कहते। किंगशिप खत्म हो गई, खत्म हो गई पूरी तरह से, गुड। किंगशिप खत्म होने लग गई, एक जवाब। और कोई जवाब, ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के दरबार में 100 साल पहले आ गई। राजनीतिक क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, इसलिए हम इसे मॉडल कहते हैं। एक आयाम है ये, और टैक्स कलेक्शन पावर्स के आगे से सब कुछ ईस्ट इंडिया सेंट्रिक करते हैं। फिर ब्रिटेन का राइज हो गया, इसलिए हम मॉडर्न कह रहे हैं। और कोई इसके बाद जो शासक हुए वो इतने योग्य नहीं, गुड पॉइंट। 1707 के बाद पहला राजा बना था औरंगजेब के बाद बहादुर शाह फर्स्ट, और लास्ट मुगल बादशाह है बहादुर शाह सेकेंड। बहादुर शाह की कहानी 150 साल में ये पेड़ टूटेगा, ठीक है। और कोई थोड़ा आगे बढ़ो ना यार, राजाओं से और कंपनी से, उसके आगे भी तो कोई नाम है। राजा राममोहन रॉय का नाम नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, इंडिया एज अ नेशन नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नहीं है, फिर उसके बाद इसलिए मॉडर्न कह रहे हैं, बिकॉज इन दिस एज वी गॉट connected with the global politics like never before. पहली बार हम वैश्विक राजनीति से बहुत अच्छी तरह से जुड़ गए, ना चाहते हुए भी जुड़ गए। नए विचारों का उदय हुआ, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस वक्त आया, जिसे हम कहते हैं नेशनल, और राइज ऑफ इंडिया एंड अराउंड नेशन स्टेट, ठीक है। वर्ल्ड में भी जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन, ऑटोमन टर्क्स का डिक्लाइन, नए देशों का उदय, ब्रिटेन सेंट्रल पावर बन गया, यूएसए में यूएस की क्रांति हो गई, औद्योगिक क्रांति हो गई, नई नई व्यवस्थाएं, नए साइंटिफिक डिस्कवरीज, नए फिलोसफीज, रैशनलिज्म, रेनेसां मैन, ठीक है, एनलाइटनमेंट, ये सारी चीजें एक साथ आ गई मार्केट में, तभी हम इसे मॉडर्न थॉट कहते हैं। एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ट्रू सेंस, ग्लोबल कनेक्शंस। अब कोई भी पार्ट विश्व का एक दूसरे से अछूता नहीं रह रहा। अगर अमेरिका में क्रांति हो रही थी
और फ्रांस में क्रांति हो रही थी तो उसका डेफिनेटली असर हिंदुस्तान पे पड़ने वाला था। रशियन रिवॉल्यूशन हो रहा था तो डेफिनेटली भारत में भी कम्युनिस्ट का उदय होगा ही होगा। भगत सिंह ने इंस्पिरेशन किससे लिया? लेनिन से। भगत सिंह जब अपना सेंटेंस सर्व कर रहे थे, लास्ट डे था, किताब पढ़ रहे थे। फिल्म में भी देखा होगा, जब जेलर ने बोला भगत इट्स द टाइम, ही सेड वेट, वन रेवोल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर रेवोल्यूशन। ठीक है, एक क्रांतिकारी अभी दूसरे क्रांतिकारी से पर्सनल बात कर रहा है, वन ऑन वन हॉटलाइन पे, डिस्टर्ब नहीं करने का। ठीक है, नए विचारों का उदय होता है। राजा राम मोहन रॉय आ रहे हैं और सीधा कह रहे हैं सती प्रथा को बंद करो। और पहला सती का एविडेंस कब आया? साफ पढ़ाया आपने? मध्य प्रदेश से ही आया 510, 1835, 1300 साल तक बारबेक्यूलेशन। ठीक है, आप एक जिंदा इंसान को 1300 साल तक जला रहे हैं, उसका अंत करने में सोचो कितना दम लगा, कितनी लाठियां खाई होंगी राजा राम मोहन रॉय, क्योंकि ट्रेडिशन डाइज वेरी 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 डिफिकल्ट। आज का पेपर पढ़ो, आज अबॉर्शन के लिए राइट आज जाके मिल रहा है, कई कंट्रीज में इस पे डिबेट चल रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। ब्लैक्स को आप ब्लैक नहीं कह सकते, स्लेव ट्रेड बंद करना पड़ेगा, वोटिंग राइट्स आपको देने पड़ेंगे और महिलाओं को भी वोटिंग राइट्स देने पड़ेंगे। इंग्लैंड ने भी नहीं दिए। कॉन्स्टिट्यूशन की बात होने लग गई, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात होने लगी। क्वीन विक्टोरिया और उनके परिवार को कहा गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, ये शब्द भी उल्टा पुल्टा नहीं लगता, संविधान है और मोनार्की। तो संविधान कह रहा है कि आप हैं बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? ब्रिटेन। उसके लिए एक लाइन है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कैन टर्न अ मैन इनटू अ वुमन एंड अ वुमन इनटू अ मैन। ये लाइन है स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता है, हमारा रिटन है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका लिखा नहीं हुआ, कोडिफाइड नहीं है। चैप्टर इधर उधर पड़े हुए, हमारे में शेड्यूल्स है, चैप्टर्स है, प्रॉपर है, सब कुछ लीनियर है, हमने बाद में बनाया है। ठीक है, तो इसके बारे में बात हो रही है। कई देश इसका पालन कर रहे हैं, कई देशों में क्रांतियां हो रही हैं, राजा ऐसे बदले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं जैसे कुछ है ही नहीं। किस चीज के लिए? लिबर्टी, यूनिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजों का उदय हुआ मॉडर्न इंडिया में। इसलिए इसे हम मॉडर्न इंडिया कहते हैं। नए विचारों का उदय, ह्यूमन कैपेसिटीज का उदय, साइंटिफिक डिस्कवरीज का उदय इस वक्त हुआ पहली बार, इसलिए हम इसे मॉडर्न इंडिया कहते हैं। ठीक है, अब इसकी स्टार्टिंग एक चार्ट से कर लेते हैं। मेरा थोड़ा अलग सा तरीका है। पहला पॉइंट लिख लो इसमें, मॉडर्न इंडिया। फर्स्ट पॉइंट वाइज बता देता हूं, फिर आपको कुछ में हैंड रिटन नोट्स अगर मैं आपको दूंगा तो आप फोटोकॉपी करा दोगे। पहला पॉइंट लिख लो जल्दी से। 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु। डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु। एंड राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। रीजनल किंगडम्स क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय राजनीतिक दल या ग्रुप्स क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय राजनीति सक्रिय हुई, ऐसा क्षेत्रीय राजनीति सक्रिय हुई। राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स इन द फॉर्म ऑफ बंगाल, अवध, हैदराबाद, बंगाल, अवध, हैदराबाद। फोर्थ, मराठास, फिफ्थ, मैसूर,
पंजाब, ठीक है, लिख लिया। क्या क्या हो गया? हैदराबाद, अवध और बंगाल। इनके नाम पहले 3 क्यों लिखे? क्योंकि ये मुगल्स के ऑफशूट्स हैं, ठीक है, मुगल के ही वंशज, मतलब मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने अस्वीकार किया दिल्ली में। अस्वीकार इन द सेंस पार्शली अस्वीकार कर दिया, उससे संबंध बनाए रखे और उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने, इनके नवाब जो थे जिनको इन्होंने भर्ती की थी, क्या बंगाल में जाके नवाब बन जाएगी, आप अवध में बन जाएगी, आप हैदराबाद में बन जाएगी, इन्होंने मुगल को सेंटर में पावरफुल मानने से इनकार कर दिया और है भी नहीं वो पावरफुल, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, डिक्लाइन ऑफ मुगल रूल, डिक्लाइन ऑफ मुगल रूल, डिक्लाइन ऑफ मुगल रूल, हिंदी में क्या लिखेंगे? मुगल शासन का पतन। ब्रैकेट में लिख लो बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट 2, मतलब डैश लगा के, बहादुर शाह सेकंड, जिसे हम बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। जफर उनका कलम का नाम था, शायर थे, शायर ही रह गए थे मुगल बादशाह, ठीक है। बहादुर शाह सेकंड, ओके। बहादुर शाह फर्स्ट से लेके बहादुर शाह सेकंड तक जितने भी मुगल बादशाह आए, सब के सब पपेट किंग्स, इंस्टॉल किए जाते थे, अनइंस्टॉल किए जाते थे। मुगल बादशाह कम, कंप्यूटर प्रोग्राम ज्यादा हो गए। आपको आए, आपको अच्छा नहीं लगा, आप किंग मेकर है, सैयद ब्रदर है, जुल्फिकार खान है, मेरे को इस बादशाह की शक्ल नहीं पसंद, क्या करें, आंखें फोड़ दी साहब। लेकिन अब बादशाह है तो अंधा बादशाह बैठाओ, अब मेरे को ये बादशाह पसंद नहीं है, इसको दिल्ली से हटाओ। कंपनी बोल रही है साहब इलाहाबाद में रखते इसको, हारम दो, तनख्वाह फिक्स कर दो इसकी, कितनी? 26 लाख। 26 लाख शाह आलम सेकंड को तनख्वाह देते थे कंपनी वाले, तो था बहुत कम तनख्वाह है, चुप रहे, ठीक है। आपको नाम पता है राजा राम मोहन रॉय, उनको राजा की उपाधि दी किसने? ये क्वेश्चन है। अकबर द्वितीय, नाम भी भाई लोगों के अच्छे थे। ये ऊपर आसमान में रो रहा था, अकबर नंबर 1, क्यों नाम बर्बाद कर रहा है? इसने इनके बारे में भाई साहब की हिस्ट्री इतनी ही है कि राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया? अकबर। आगे की लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच, फ्री में कुछ नहीं होता भाई। बोले क्यों दिया? आप राजा जैसे दिखते हैं। ये नहीं, आप इंग्लैंड जाइए, क्यों? अंग्रेजी में माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, वकील भी बहुत अच्छे हैं, वहां के राजा से गुहार कीजिए, क्या हमारी सैलरी बढ़ा। समझ रहे हैं? कौन सा राजा है? और इसके पहले कौन आए थे? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है, जिनसे मतलब पूरा विश्व डरता था, और ये भाई साहब ने इनकी घोर बेइज्जती की, ठीक। राजाओं को कंपनी कहीं भी इधर उधर कर रही है, लेटर मुगल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये फिर भी इस पॉइंट पे आई गया। 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है और 1857 में लास्ट राजा बहादुर शाह जफर को रंगून ले जाया जाता है क्रांति के बाद। हिंदुस्तान की नस्लीम नहीं हो रहा उनको। कितने साल हो गए? पूरे 150 साल। कितना स्ट्रॉन्ग रहा होगा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। एवरीबडी वांटेड टू ईदर डिस्प्लेस देम और कंट्रोल देम और स्टिल वांटेड टू रूल इन द नेम ऑफ मुगल्स। इमेजिन 1526 में बाबर ने पानीपत जीता था और 1857 में जाके मुगल वंश का अंत हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन में आज भी नहीं हुआ। पटवारी, तहसीलदार, ये सारे पद उसी वक्त के हैं। लैंड रेवेन्यू व्यवस्था उसी वक्त की किताबें आज पढ़नी पड़ती है। इतना स्ट्रॉन्ग था एडमिनिस्ट्रेशन। 1857 में डिक्लाइन हुआ मुगल्स का, वो हम अलग से चैप्टर्स में देखेंगे। यहां पे आपने लिख लिया, नेक्स्ट लिखिए। राइज ऑफ यूरोपियन कंपनीज, राइज ऑफ यूरोपियन
companies in the form of rise of European companies in the form of East India Company. अकेली एक नहीं थी भाई. In the form of East India companies like Portuguese East India Company. Portuguese East India Company. Portuguese के आगे EI से लिख दो, कॉमा English East India Company, कॉमा Dutch East India Company. डच कहां से आए होंगे? डच हॉलैंड नेदरलैंड्स. ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी. डच के बगल में लिख लीजिए याद रखने के लिए, हॉलैंड नेदरलैंड. नेदरलैंड क्यों बोलते हैं? जमीन थोड़ा नीचे है वहां पर. हॉलैंड कॉमा डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क से. ये ज्यादा दिन नहीं रहेगी. डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. आ रहे भाई, फ्रांस को है. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. सबसे लास्ट में जाएंगे भाई लोग. कौन सी जगह पे हिंदुस्तान में सबसे लास्ट में गए? गोवा. गोवा और पुदुचेरी. पुदुचेरी कहाँ है? वेरी गुड. पुदुचेरी है कहाँ? एक ही जगह है. ये मैप है, ये है. नहीं तो ले लो भाई लोग. ठीक है, इसमें देखना कौन सी कोस्ट पे है पुदुचेरी. कोरोमंडल कोस्ट पे या हमारी कोंकण कोस्ट पे? कोरोमंडल पे. केरला के पास में है पुदुचेरी या तमिलनाडु के पास में है? बिल्कुल, माहे यना कराईकल. ठीक है, तो पुदुचेरी 3 जगह. सबसे लास्ट में ये लोग छोड़ के जाएंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले. लिख लिया? हिंदी में लिख लो यार. यूरोपियन कंपनीज का उदय हुआ और ये सारी कंपनीज के नाम लिख लीजिए. ठीक है, राइट. अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए क्विकली. राइज ऑफ यूरोपियन कंपनीज. राइज ऑफ यूरोपियन कंपनीज, ये अपना पहला टॉपिक रहेगा और इसके साथ ही कहानी शुरू हो जाएगी. कहानी थोड़ी लंबी चलेगी. जिसको कहानी के बीच में लिखना है लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो सत्यनारायण भगवान की तरह सुनो और सो जाए. ठीक है, लेकिन ये कहानी जिसकी समझ में आ जाएगी उसे मॉडर्न इंडिया सताएगा नहीं. अभी लिखने से ज्यादा हमें कहानी सुनो. एक डेट मैं आपको दे रहा हूं. काम आसान. वास्तु अंकल आए. कहां पर है? कैलिकट आए. इस पे तो कहानी पे किसी को डाउट नहीं होगा. ये कहानी थोड़ी सी बाउंसर जा सकती है कई लोगों के लिए. ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार बताओ. कहानी के फॉर्म में याद करेंगे. पहला रूल बताया. वास्को डी गामा कैलिकट क्यों आया? व्यापार है. तुमको पता है, थोड़ा ध्यान रखो. दूसरों का दिमाग को उथल पुथल मचाना. क्यों आया? ऐसे घूमने हॉलीडे पैकेज मिला था. स्पाइसेस. जवाब मोर और लेस सेम है. स्पाइसेस. लो भाई, मसाले और ज्यादा बोलोगे तो लो ये ब्रांडिंग भी कर देते हैं. मे द एनबीए जंगल रेस्ट इन पीस, है ना.
समझा अंकल था भाई, नाम ही नहीं ले रहा था जाने का। तो एमडीएच के अंकल ने फोन लगाया पुर्तगाल कि हमारे मसालों की खपत बहुत कम हो रही है, आप क्यों नहीं ट्राई करते हैं? नया वाला बनाया चिकन बिरयानी मसाला, लेके जाइए और बार बार आएंगे, ऐसा कुछ था। मसाले इनको क्यों चाहिए थे? और अगला सवाल, मसाले इन्हें 1498 में ही क्यों चाहिए थे? पहले के समय व्यापार की जो रास्ता था ना वो बंद हुआ था। अलग। भाई वो जो ना वेरी गुड। ये जो बोल रहे हैं आपका नाम क्या है? संयम जैन। संयम जैन जो कह रहे हैं, जैन साहब ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? अब संयम को संयम दिलवाना होगा। संयम का जो है लोकसभा में बोलना थोड़ा सा कम कर दो। 1498 में इन्होंने कहा कि 1498 से पहले व्यापार होता था, लेकिन व्यापार दूसरे रास्ते से होता था। सब लोग जो लोग सो रहे हो ना प्लीज जग जाओ, बाद में चमकेगा नहीं। हैप्पी डेंट भी खा लोगे तो भी नहीं चमकेगा, ठीक है? व्यापार का जो रास्ता था वो बंद, ठीक है? उस पॉइंट पे आए, लेकिन उसके पहले एक और सवाल है मेरा। संयम अभी थोड़ा संयम रखते हैं। स्पाइसेस क्यों, और पोर्चुगीज को भी क्यों चाहिए थी स्पाइसेस क्यों, मसाले क्यों चाहिए? इधर आके हिंदुस्तान से हीरे जवाहरात बनते हैं। हमारा तनिष्क की कंपनी तो पहले ही चल रही थी, हम फेमस थे। व्यापार में मसाले क्यों चाहिए? सर यूरोपियन लोग मांस वगैरह खाते थे तो उसको सुरक्षित रखने के लिए मसाले की। क्या नाम है आपका? पंकज। सही है, ये सही कह रहे हैं। ये बात भी और ठंड भी पड़ती थी वहाँ पे। ठंड पड़ती थी इसलिए मसाले चाहिए थे, तो पिज्जा खाएंगे अपन। हमारा नाम क्या है? दिव्यांशु, संयम और पंकज, आप इनकी बात से सहमत हैं? वो कह रहे हैं कि मसाले चाहिए पड़ते थे यूरोपियंस को क्योंकि वो मांस खाते थे, और ये कह रहे हैं वहां पे ठंड पड़ती थी। और ये कह रहे हैं महिषा पटेरिया जी कि उनको किसी दूसरे काम के लिए मसाले चाहिए होते थे। ऐसा सही है क्या? ठंड पड़ती थी, मांस खाते थे, प्रेजर्वेटिव के लिए चाहिए थे, वहां पर मसाले नहीं होते थे क्योंकि कोस्ट पे ही हो सकते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। आज भी केरल के मसाले खाते हैं। ऑलमोस्ट ये तीनों ने जो सवाल को जवाब दिए हैं उसको ही कोरिलेट करना पड़ेगा। यूरोपियंस दे लिव इन अ कोल्ड कंट्री, कोल्ड कंट्री की वजह से फूड सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। फूड सिक्योरिटी, उनका फूड क्या है? मोस्टली नॉन वेजिटेरियन मील। नॉन वेजिटेरियन मील दो कोल्ड कंडीशंस में प्रिजर्व हो जाएगा, लेकिन उसकी कोटिंग के लिए स्पाइसेस वर द बेस्ट प्रेजर्वेटिव्स। ये लाइन याद रखना, स्पाइसेस वर द बेस्ट प्रेजर्वेटिव्स। सबसे अच्छे प्रेजर्वेटिव्स के रूप में स्पाइसेस की कोटिंग आज भी की जाती है। किसी भी जो नॉन वेजिटेरियन लोग होंगे, मैं वेजिटेरियन हूं बट आई नो दैट थिंग, कि उसे मैरिनेट करते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, और वो बिना मसालों के मैरिनेशन नहीं हो सकता, असंभव है, ठीक है? हर जगह ये प्रोसेस थी, आज से नहीं हो रही है ये। संगम मेरा हो गया जी सर। संगम में जो इंपोर्ट करते थे, तो ये शब्द आपको याद होगा, यूपीएससी में आया ये, पढ़ा या नहीं पढ़ा? व्हाट इज यवनपुरी? है काली मिर्च, ब्लैक पेपर। यवन मतलब फॉरेनर, प्रिय मतलब जिनको प्रिय हो। तो इंडो ग्रीक्स के समय, पोस्ट मॉरियंस के समय, जब संगम एज में नीचे राज्यों का उदय हो रहा था, तो उनके राज्यों के उदय के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे ग्रीक ट्रेडर्स, जो वहां आके उस वक्त आज से लगभग 2100 साल 2200 साल पहले हमसे क्या लेके जाते थे? काली। इसलिए लेके जाते थे क्योंकि वो फूड प्रेजर्वेटिव के तौर पे यूज होता था, इसलिए उन्हें फूड प्रेजर्वेटिव की जरूरत थी। अब वास्को डी गामा लैंड रूट से आया था, सी रूट से आया था? वेरी गुड। तो सी रूट से क्यों आए भाई, लैंड रूट से क्यों नहीं आए? क्योंकि एक याद रखना है हमें,
कुस्तुनतुनिया। टर्की कहाँ है? टर्की सर यूरोप में, एशिया में? दोनों में वेरी गुड, यूरेशिया। ठीक है, टर्की में ऑटोमन टर्क्स ने कैप्चर कर लिया रास्ता भाई साहब। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था उस वक्त इंडिया तक आने के लिए, क्रॉस करने के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल, कस्तिनतुनिया या आज की तारीख में इस्तांबुल, यहां पर टर्क्स का एक क्षत्र राज्य हो गया। अब एक मैं डायग्राम बनाता हूं, क्योंकि वो डायग्राम मेरी थोड़ी ड्राइंग खराब है, मैं इसलिए हर देश को डब्बा डब्बा बनाऊंगा। ठीक है, जैसा मैं बनाऊंगा वैसे समझ लेना, अच्छा रहेगा है। ये यूरोप हो गया, इसके नीचे मैं अफ्रीका बना देता हूँ। यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। यहाँ से घूम घाम के आओगे तो सारे जहां से अच्छा ये यूरोप हो गया। ठीक है, यहाँ से अरेबिक एरिया लगा हुआ है, ये रूट बंद कर दिया भाई लोगों ने। अब तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। यूरोप में इस वक्त हुआ रेनेसां, और रेनेसां के समय हुई डिस्कवरीज के समय सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ सी वोयाजेस, समुद्री यात्राएं प्रारंभ हुई। और ये भाई लोग सबके सब समुद्री यात्राओं से दो ही चीज ढूंढ रहे थे, ईदर द न्यू ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और दे वर इन द सर्च ऑफ, थोड़ा कॉलर वॉलर ऊपर करके पढ़ा करो मॉडर्न इंडिया। ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों का विश्वास मॉडर्न इंडिया पढ़ने के बाद ही जाता है, इसके पहले तो हम अमेरिका मायर होते हैं। तो ये भाई लोग ढूंढने किसको जा रहे थे? इंडिया। और गलती से लैंड कहां हो गए? ये देश अपनी डिस्कवरी हमें भाई लोग तुम ढूंढे ही नहीं जाते अगर कुछ लोग हमारे मुल्क की खोज में नहीं निकलते। इसीलिए यहाँ के नेटिव्स को आज भी इंडियंस ही कहा जाता है, रेड इंडियंस। नाम पे इनके देश पे ठप्पा लगाया हुआ। अमेरिको वास्पुची और कोलंबस यहां पहुंच गए, यहां से सारे देश निकलने लग गए। कुछ लोग भाई लोग इधर भी पहुंच गए। ये कौन सा एरिया है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कौन सी? स्पेनिश। डरते क्यों हो? इसके साथ में पोर्चुगीज, स्पेन और पोर्चुगल दोनों साउथ अमेरिका पहुंचे, वहां भी बर्बादी किया। इनका और एज़टेक एम्पायर को बर्बाद कर दिया। आज भी मैक्सिमम साउथ अमेरिकन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? पोर्चुगीज। ठीक है, पोर्चुगीज स्पेनिश इनकी मेन लैंग्वेजेस है। यहां भी इन्हें इंडिया नहीं मिला। फिर कुछ लोग और निकले तो यहां पे आ गए। ये टिप है साउथ अफ्रीका की और अफ्रीका की, जिसे हम कहते हैं आज की तारीख में मैच होते हैं केप टाउन। और केप टाउन में इन्हें मिले भारत के, केरल के व्यापारी, और उन्होंने इन लोगों ने उनसे सवाल पूछा, ए भाई केप छो बचा बचो, हाँ कहाँ जा रहा है? इंडिया। आओ हमारे जा जाओ। ये लेके गए, यहाँ इन्हें होप मिली, इसलिए इसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप्स। समझ गए? होप किसने दी? इंडिया ने। इंडिया के कारण होप मिली भाई लोगों को, तो ये इधर पीछे पीछे इनके यहाँ आ गए। यहाँ कैलीकट में इनको मिल गया। सबसे पहले किसको मिला? पोर्चुगीज। और पोर्चुगीज की हो जाएगी बल्ले बल्ले, बोलेंगे अरे गजब हो गया। कहां से आता था सामान? यहीं से तो जाता था पहले, यहां से जाता था सामान अरेबियन सी में। किसके पास? अरब सबसे ज्यादा इसे डोमिनेट करते थे, इसीलिए इसे कहा जाता था अरेबियन सी। और यहां से बाय लैंड रूट पुराने जमाने, समझ गए? अब वो रूट बंद हो गया, दुकान बंद, तो नया रूट ढूंढा भाई लोगों ने। इन लोगों ने क्या खरीदा यहां से? स्पाइसेस। और वापस जाके बेचा तो मुनाफा इनको जो हुआ वो हुआ इतना मात्र
60 times of the, not cost of material, cost of voyage. मतलब पूरी यात्रा में अगर 1 रुपया खर्चा हुआ पूरी यात्रा में सामान इंक्लूडिंग, तो बेचने पे मुनाफा कितना हुआ? तो अब चमकेगा कि नहीं चमकेगा? चमक गया, कंपनी बन गई। इनने आया, इनने देखा, पोर्चुगीज सबसे पहले आए, वापस आ जाएंगे। अब इनका एम क्या रहेगा? इस कोस्ट को डोमिनेट करना। विजयनगर का ग्रेट राजा कृष्णदेव राय इनकी हेल्प करेगा और 1510 में ये कैप्चर कर लेंगे। यहां से सबसे लास्ट में जाएंगे वो। जब ये लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, पूरे 100 साल से ज्यादा पोर्चुगीज डोमिनेट करेंगे अरेबियन सी एरिया को, और थोड़े दिनों बाद इस कोस्ट पे भी आ जाएंगे। ठीक है, पर ये इनका डोमिनेटिंग एरिया रहेगा, यहां डोमिनेट करते रहेंगे। 1510 में गोवा जीता, 1526 में क्या होगा? मतलब अंदर राजा चेंज हो रहा है, पर समुद्र पे किसका राज्य बढ़ता जा रहा है? पोर्चुगीज का। पोर्चुगीज का डोमिनेंस बढ़ता रहेगा। अगर आपको ट्रेड करना है, व्यापार करना है, तो किससे डील करना पड़ेगा? पोर्चुगीज से। जब ये डीलिंग बढ़ गई, तब यूरोप में फिर से बदली गई। ये जा कहां रहे हैं भाई लोग, पता तो करो। ये इंडिया क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। जब ये व्यापार कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, पूरा साउथ अमेरिका इनने खरीद लिया, तो हम व्यापार कर लें। ठीक है, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सबके सब हिंदुस्तान आ गए। और इधर आके हमारे बादशाह सलामत से परमिशन मांगी किसके लिए? फैक्ट्री होगा। और ये फैक्ट्री क्या थी? फैक्ट्री मतलब यहाँ के मशीनरी लगाई, एक जवाब आया घर से गोदाम, वेयर हाउस। तो हिंदुस्तान आए, सामान खरीदा, वेयर हाउस में रखा, बड़ी शिप्स थी इनके पास, बेटर टेक्नोलॉजी थी इनके पास, इसलिए उसको शिप को सामान को उसमें रख के वापस यूरोप में गए और यूरोप में सामान बेचने लगे। अब धीरे धीरे इन्हें पता चलेगा एक ही कमोडिटी का व्यापार अकेला नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं ना कि एक बार कुछ खरीदने आए तो घूमे तो कुछ और भी अच्छा लगा, ऐसी होती है शुरुआत, ऐसे ही हवा में नहीं हो जाती। घूमे तो इंडिया से कुछ और सामान, अब की बार ये लेंगे हमसे और क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन। अब कहानी क्लियर है ना? हाँ सर। पहुंच गए ना सूरत के बाजार में पहुंच गए। इमेजिन थोड़ा किया करो, बड़ा मंडी लगी हुई है, दुकानें हैं, बड़े बड़े सेठ जी हैं, सेठ जी उस व्यापार कर रहे हैं। सेठ जी तुम कितने में दोगे ये माल? सेठ जी से नेगोशिएशन चल रहा है, वहां का भी एक कार्टेल है, वहां की भी व्यापारी सभा है, व्यापारी सभा ने बोला इससे कम में हम नहीं देंगे। ठीक है, तो इन्होंने एक और चीज लेना शुरू की, सिल्क और कॉटन। मेरा सवाल आपसे, संयम, थोड़ा संयम रख लेना। इतने तो मैं तो कुछ ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड्स, क्या खरीदोगे साहब? जानता 99.99 बच्चे आज तक रॉ मटेरियल ही बोलते हैं, क्योंकि सबके सब को हिंदुस्तान पे भरोसा नहीं। यही आपकी मॉडर्न इंडिया की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है। ये रॉ मटेरियल नहीं खरीद रहे, ये हमसे फिनिश्ड गुड्स खरीद रहे। सीधे पहुंच जाते हो अंग्रेजों के अत्याचार। अरे पहले हमने किया था अत्याचार इन पे, और 1-2 साल नहीं किया था, पूरे 150 साल किया था।
150 साल हमने इनकी बैंड बजाई थी, 150 साल नक्की। 150 साल के बाद राहु केतु शनि की दशा थोड़ी बदल गई, तो प्लासी में हम हार गए। ठीक है, तो ये लोग हिंदुस्तान से फिनिश्ड गुड्स खरीदेंगे, कॉटन की बेडशीट खरीदेंगे, कॉटन के पिलो कवर्स खरीदेंगे, कॉटन के रुमाल खरीदेंगे, सिल्क की शेरवानी खरीदेंगे, सिल्क की शर्ट खरीदेंगे, सिल्क के थान खरीदेंगे, कॉटन के थान खरीदेंगे और वहां जाके बेचेंगे। और ये होगा साहब आपका 1600 या 1556 जब अकबर अच्छा राजा बन गया था, उसके बाद से 1757 लगा लो साहब, सब आके सब खरीदेंगे। और हमारी 17% ग्लोबल रेवेन्यू इंटरनेशनल ट्रेड पे अधिकार था, किसका? भारत का। और अब हिस्से का 1.7% से भी कम। समझ गए? कहां थे हम? 17% पे। इसलिए मॉडर्न इंडिया को कभी भी प्लासी और बिल्कुल रिवोल्ट में मत छोड़ दिया कर, पीछे जाओ। 1607 में कैप्टन हॉकिंस अपना प्रेशर कुकर बेचने जहांगीर कोर्ट में आया। प्रेशर कुकर बेचने नहीं आएगा, कैप्टन हॉकिंस का प्रेशर कुकर है, इसलिए याद रखना। सबसे पहले प्रेशर कुकर बेचने वाला आया था, क्योंकि कंफ्यूजन होगा, थॉमस रो भी आएगा। तो पहले कुकर वाला आएगा, फिर रोते हुए आएगा। क्या सारा कुकर बेच दिया आपको? अभी याद रहेगा, एग्जाम में ऐसे याद आएगा कि पहले वो कुकर आया था, फिर वो रोता हुआ आया था। तो कंफ्यूजन ये होगा कि थॉमस रो पहले आया था या हॉकिंस पहले आया। हॉकिंस पहले आया। हॉकिंस की हमने इज्जत भी करी, लेकिन हॉकिंस को भगा दिया। क्यों? पोर्चुगीज आ गए, बोले क्या बादशाह, तुमने हमसे कहा था कि हम कंट्रोल करेंगे सारा ट्रेड, तुम क्या एक नए गोरे गोरे बोले क्या आते हो, भगा इसको, भगा दिया। धीरे धीरे करके वो अपनी फैक्ट्रीज खोल पाए और 1600 से लेके 1757 तक बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज इन फेवर ऑफ इंडिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट समझते हो? तो क्या ज्यादा होगा हमारा? तो हमको क्या मिलेगा मुनाफे में? फॉरेन करेंसी नहीं है, फॉरेक्स नहीं है। अभी तो हमको आप ये दे दो। कहां से कहां तक? यूरोप से इंडिया तक। कितने साल तक जनाब? कम से कम 150-200 साल तक। तो गोल्ड और सिल्वर, पुरानी लाइन इंडो ग्रीक्स के जमाने की, produced anywhere would be ultimately sinking into one country, that is India. ठीक है? Gold and silver produced anywhere would be sinking in India. एक लाइन, from head to toe, head to toe, from Aden to Achen, or from Europe till India, everybody was dressed up in Indian cotton textile. Every bedsheet in England was Indian. आगे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस ट्रेड का। इसीलिए हिंदुस्तान का नाम होगा सोने की चिड़िया। हम सोने की चिड़िया दोबारा बने, दोबारा उसी कायदे से बने जैसे पहली बार बने थे इंडो ग्रीक्स के समय में। दोबारा से इंडिया में व्यापार हुआ, दोबारा से फायदा किसका हुआ? हमारा हुआ। गलती बस एक हो गई कि हमने हमारी नेवी डेवलप नहीं। ये एक मिस्टेक कई बार आपसे बहुत लास्ट पर पूछा जाता है और उसमें हमारा ध्यान नहीं जाता है। ये भी इंटरव्यू का सवाल है। जब इतना स्ट्रॉन्ग, और दूसरा वीरजी वोहरा और एक दो और व्यापारी थे मुगल्स के, वो विश्व के सबसे धनी व्यापारी थे, रिचेस्ट पीपल ऑन अर्थ। तब टाइम में नंबर 1 बिलियनियर की लिस्ट में टॉप 10 में इंडिया होता था। किसी के पास उतना पैसा ही नहीं। सैलरी ऑफ वन मुगल मनसबदार वॉज ग्रेटर देन क्वीन विक्टोरिया हरसेल्फ। सैलरी ऑफ वन मुगल मनसबदार वॉज ग्रेटर देन क्वीन विक्टोरिया। 17% global trade was controlled by India. All the European companies, they were purchasing finished goods from our country. Balance of trade was largely in favor of India. Gold and silver produced anywhere was coming back to India.
at every corner of the world, if cotton was used, it was Indian cotton textile. This was the magnitude of global trade. अब आपसे एक सवाल, ये सारी चीजें हो रही हैं, यूरोपियन कंपनीज हमें बाद में उल्लू बनाएंगी। मुगल बादशाह उस वक्त टाइमलाइन बता देता हूं मैं थोड़ा बहुत। 1556 के बाद से इमेजिन कर लेना, 1556 में प्लासी सेकंड हुआ था, ठीक है। 1757 में सॉरी ये पानीपत सेकंड हुआ था, ये प्लासी हुआ था। इसके बीच में व्हाट वाज द रोल ऑफ मुगल्स? वर दे सपोर्टिंग दीज कंपनीज और नॉट? तभी परमिशन दी। अगला सवाल, हमने सपोर्ट क्यों किया? बेनिफिट के लिए। कौन किस तरह का बेनिफिट? उन्हें पर्सनल बेनिफिट, रेवेन्यू जनरेशन। रेवेन्यू जनरेशन कैसे हुआ होगा? ट्रेड से ही। टैक्स कलेक्ट करते होंगे, जितना सामान उन्होंने खरीदा उस पर टैक्स लगा दिया, ड्यूटी लगा देना अपन, उससे बस हो जाता होगा। भारत में बैठे भारत का सामान बाहर जा रहा था, वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही थी। इससे अच्छा सिस्टम क्या हो सकता है? आउटसोर्सिंग समझते हो? आउटसोर्सिंग समझते हो? हम काहे को पैसा लगाए, काहे को अपनी नई कंपनी बनाए, हमको सस्ती कंपनी मिल रही है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो कमाई का है, कमाई कभी भी एक्साइज ड्यूटी पे मत जाया करो लोग। अभी बनाते हैं अपन सिल्क की शेरवानी, ठीक है। सिल्क की शेरवानी बन जाएगी, एक दिन में बन जाएगी। थोड़ा सोचो उसका रॉ मटेरियल क्या होगा? रॉ मटेरियल क्या होगा? सिल्क। अरे सिल्क की शेरवानी है तो रॉ मटेरियल सिल्क ही होगा ना। सिल्क कहां से होगा? आज भारत में सिल्क प्रोड्यूसिंग केंद्र के नाम बताओ, एक आध तो बता दो। असम में सिल्क होता है? नहीं होता। मैसूर सिल्क का नाम नहीं सुना? साउथ में सिल्क होता है, असम में सिल्क होता है, बिहार में सिल्क होता है। अब आप इतना सिल्क खरीद रहे हो तो फायदा किसको होगा? सिल्क वीवर्स को। आपने इनपुट दिया, ठीक है। पहले तो आपने उसकी डिमांड बढ़ाई, ज्यादा सिल्क वीवर्स हो जाएंगे, सिल्क वीवर्स की इंडस्ट्री को इम्पेटस मिला, ठीक है। सिल्क वीवर्स को एम्प्लॉयमेंट मिला। अब ये इधर आया आगरे में। आगरे में बड़े बड़े डिजाइनर लेवल्स हैं, उस समय के मनीष मल्होत्रा, ठीक है। तो मनीष मल्होत्रा ने बोला कि हमें भाई साहब सिल्क शेरवानी बनानी है। किसके लिए? पहले तो ये बैठे हुए हैं जिन्हें एक बार में कुछ पसंद नहीं आता। फिरोज शाह तुगलक का नाम सुना होगा, मीडियम में सुनोगे। उसके जूते की कीमत थी 60,000 टंका। टंका बोले तो सिल्वर कॉइन। तो सोच लो शेरवानी की कीमत क्या हो। जूते की कीमत 60,000 टंका। तो शेरवानी की मैं लगा लेता हूं कम से कम 10 लाख रुपए तो होगी। तो उसमें लगता क्या क्या होगा? कारीगर लगते होंगे। एक शेरवानी बनाने में कि बादशाह की शेरवानी है, ज्यादा इधर उधर हो गई तो हाथ कलम कर देगा बादशाह, लेबर बंद करा देगा, मनीष मल्होत्रा की दुकान खुलवा देगा हमारी। समझ गए? कितने कारीगर लगाए जाते होंगे। तो मिडिवल इंडिया में आप पढ़ोगे कारखाना सिस्टम। अकेले फिरोज शाह तुगलक के पास 50,000 से ज्यादा स्लेव्स थे जो उस वक्त की इंडस्ट्रीज में काम करते थे। उनको सैलरी भी दोगे, सबको आगरा बुला दिया, सैलरी दोगे, सैलरी करने का तो वो हवा में खाएंगे, खाना भी खाएंगे, किराए से मकान भी लेंगे, रोटी भी लेंगे, कपड़ा भी लेंगे, मकान भी लेंगे, दुकान भी लेंगे, सामान भी लेंगे। तो डोंट यू थिंक इट इज गिविंग इनडायरेक्ट स्टिमुलस टू द इकोनॉमी? हर जगह पे टैक्स मिल रहा है मुझे बादशाह। अकेले एक्साइज पे मत जाओ भाई, वो 2-5% पे जा रहे हो। 3,000 रुपए सालाना के लिए शाह शुजा ने 1-2 फैक्ट्रीज ले दी थी। 10,000 रुपए का सालाना टैक्स लेता था मात्र। 10,000 रुपए का सालाना टैक्स उससे हो जाता था। क्यों? क्योंकि जो व्यापारी हमारा सूरत में सारा प्रोडक्ट बना रहा है वो भी टैक्स देगा, कहां से बन रहा है वो भी टैक्स देगा, इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है, इससे ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी का फायदा हो रहा है। इसलिए मुगल बादशाह ऑफ द डे एट दैट टाइम यूज्ड टू सपोर्ट दीज यूरोपियन कंपनीज।
गॉट द आइडिया? Yes. समझ में आई कहानी? हाँ। वापस चलते हैं 15th सेंचुरी में ऑटोमन टर्क्स ने कस्तिनतुनिया पे कंट्रोल कर लिया। लैंड रूट वहां से बंद हो गया, सर्च ऑफ न्यू रूट्स जरूरत थी। कहानी बिल्कुल अच्छे से दिमाग में घुसा लेना। इसीलिए और उसी वक्त साइमल्टेनियसली रेनेसां का समय आया, यूरोप में नई डिस्कवरीज प्रमोट की गई। कई लोग यूरोप से नए रास्तों की खोज में निकले, उनमें से कुछ लोग नॉर्थ अमेरिका, कुछ लोग साउथ अमेरिका गए, फाइनली कुछ लोग केप ऑफ गुड होप्स तक पहुंचे। केप ऑफ गुड होप्स में उन्हें इंडियन ट्रेडर्स मिले जो उस रास्ते से वाकिफ थे। उन ट्रेडर्स ने उनको इंडिया का रास्ता दिखाया। वास्को डी गामा in 1498 became successful and he was the first European who had come to India via alternative route. वहां से उसने स्पाइसेस खरीदे, स्पाइसेस खरीदने के बाद वापस पुर्तगाल में बेचा और उसका मुनाफा था 60 times of the cost of voyage। इससे सारे यूरोपियन कंट्रीज को इंडिया के ट्रेड के मैग्नीट्यूड के बारे में पता चला और सभी ने अपनी, एक और वर्ड याद रखना भाई, चार्टर कंपनी स्टार्ट की। चार्टर वॉज नथिंग बट अ रॉयल परमिशन। इनके सभी राजाओं ने इन्वेस्ट किया। उस समय जो क्वीन थी, क्वीन का भी शेयर था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ गए? राजाओं ने परमिशन दी कि आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड विथ ईस्ट, ओरिएंटल। ईस्ट का दूसरा मतलब होता है ओरिएंटल वर्ल्ड। ठीक है, आप कर सकते हैं और आप ही कर सकते हैं। एक अकेली कंपनी, और कोई नहीं आएगा। उसी कंपनी में सारे लोगों ने अपने पैसे लगाए, सभी लोगों ने अपने जहाज उठाए और सब इंडिया आ गए व्यापार करने के लिए। लेकिन व्यापार का दूसरा पहलू नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यहां आके उन्हें लगा कि उनके सामान को तो हमने बोला क्या घटिया नकली बेकार सामान है, फेंक दो उसको, हमें चाहिए ही नहीं। वो भी लेके आया उन्हें, कुछ व्यापारी अकेले नहीं आता। उनने जो कपड़ा दिखाया, जो सामान दिखाया, ये तो हमारे गली में मिलता है, हटा बेकार घटिया बैग, कुछ नहीं लिया। हम क्या देंगे उनको? सामान, फिनिश्ड गुड्स हमने देना शुरू किया। कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस और इसके साथ एक और चीज वो हमसे लेके जाते थे जो बिहार में बहुत फेमस थी। एनी आइडिया? नमक, सॉल्ट पीटर, जिसे कहते हैं गन पाउडर, और एक दो चीजें और देंगे हम उन्हें। आ जाओ, जर्सी बनाई कर दो। उसके बाद हम देंगे उन्हें शक्कर भी देंगे। ज्यादा बोलेंगे तो कप भी दे दो। बस कप नहीं देते थे हम उनसे एक चीज ही लेते। इंडिया ने पुराने जमाने से ग्लासवेयर हम कभी नहीं बनाते थे। ग्लासवेयर हम हमेशा इंपोर्ट कर लेते थे। जो सड़ी गली चीजें हैं जो हमारे पास टाइम नहीं बनाने का, बाहर से ले आते। ठीक है, तो ग्लासवेयर से इंडिया इंपोर्ट करता था। कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर, ओपियम, टी बाद में, टी की कहानी है बाद में सुनाऊंगा। ये सारी चीजें इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके फेवर में था? इंडिया के फेवर में था। इसलिए दे वर पेइंग अस इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। दिस वाज हैपनिंग फॉर मोर देन 150 इयर्स। इंडिया डोमिनेटेड द ट्रेड। वापस आओ 1707 में दुर्घटना घटी। क्या दुर्घटना घटी? औरंगजेब का इंतकाल हो गया। औरंगजेब के जमाने में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी और व्यापार करते करते इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा लगा कि बादशाह सलामत हमारी बात नहीं मान रहे, तो हमें थोड़ा सा यूरोपियन टच देना है। तो औरंगजेब से पंगा लिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1 घंटे के अंदर औरंगजेब ने उन्हें बता दिया हु इज द किंग ऑफ द वर्ल्ड। 1 घंटे के अंदर, 1 दिन में ही औरंगजेब ने पूरा एस्टैब्लिशमेंट सेट कर दिया। पेनल्टी अलग दी, 1 साल के लिए बैन अलग लगाया और माफी मांगने पे साइन करने के बाद और उन्होंने ईमानदारी से कहा बादशाह सलामत हमसे गलती होगी, आगे नहीं। दिस वॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडियन पावर एट दैट टाइम। इंडियंस और इंडियन रूलर्स वर वेरी पावरफुल एट दैट टाइम बिकॉज दे वर फाइटिंग अस ऑन द लैंड, दे वर नॉट गोइंग अप टू सी। अरे इधर तो आओगे रास्ते तक, हम भाई निपटा देंगे उसको, सिंपल। पूरे अफगानिस्तान बॉर्डर से लेके साउथ इंडिया तक रूल था उस वक्त औरंगजेब का। एंड औरंगजेब was a good military commander himself। औरंगजेब का एक ट्रूथ है,
He was the best, one of the best military commanders amongst the Mughal Badshahs. सारे मुगल बादशाह उतने अच्छे कमांडर नहीं थे, अकबर को कमांडर बनना पड़ा क्योंकि उसका डेब्यू जो हुआ था वही पानीपत सेकंड में हो गया था भाई साहब। और अकबर के टाइम में अकबर के साथ बेस्ट पार्ट ये था कि उतने आर्च राइवल्स नहीं थे, क्लियर ग्राउंड मिला था अकबर को, सिर्फ एक बड़ा आर्च राइवल था जो इतिहास में दर्ज हुआ, महाराणा प्रताप, जिन्होंने उसकी स्वाधीनता एक्सेप्ट करने से मना नहीं किया। बाकी सारे राजपूत के साथ उसके सबसे अच्छे रिलेशन थे और वही बाद के सारे बादशाहों को मिला। बट औरंगजेब बचपन से ही कमांडर था और अपने दम पे उसने बीजापुर और गोलकोंडा को हासिल किया, जो कि बहुत डिफिकल्ट थे। शाहजहां नहीं कर पाया था, जहांगीर भी नहीं कर पाया था, बट औरंगजेब डिड। तो औरंगजेब वाज वेरी स्ट्रांग एट दैट टाइम. He taught a lesson to English East India Company at that time, and English East India Company had accepted their mistake and they promised they will never interfere in the internal affairs of Mughal administration. जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 के बाद मुगल्स पैरेलल देखेंगे हम, एक शीट में मैं आपको पहले लेटर मुगल्स का दिखाऊंगा, फिर उसके पैरेलल राइज ऑफ बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये तीन बड़े हीरो हैं। और उनके साथ में हिंदुस्तान में एक और बड़ी शक्ति का उदय होगा, जो बड़ी शक्ति बनते बनते रह गए। इनफैक्ट दो, पहले थे मराठास मिस्ड द अपॉर्चुनिटी बाय अ विस्कर। अगर पानीपत थर्ड मराठा नहीं हारते, इतिहास में चूंकि बीइंग अ हिस्ट्री टीचर और हिस्ट्री स्टूडेंट आई कुड से, वी नेवर यूज द टर्म हैड इट बीन अ केस। अगर ऐसा हो जाता, अगर पानीपत मराठे नहीं हारते, तो उस वक्त डेफिनेटली स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इंडिया में मराठे ही थे। तीसरा पेशवा इस ब्रंट को नहीं झेल पाया और वो भी डिक्लाइन हो गए, टीपू सुल्तान भी डिक्लाइन हो जाएंगे, और उस वक्त एक और नया पावर आएगा, राजा रणजीत सिंह, वो भी डिक्लाइन। और जैसे ही रणजीत सिंह डिक्लाइन होगा, पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सपाट कर देंगे इंग्लिश कंपनी। 1839 ही डाइड, 1856 पंजाब गॉन। 12-15 साल में पंजाब को भी बर्बाद किया, टीपू सुल्तान को भी बर्बाद किया, मराठास को भी बर्बाद किया। एक एक करके ये इवेंट्स होंगे। क्यों होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू।